तो अब हम देखते हैं संविधान सभा कि इंडियंस के द्वारा भारत की संविधान सभा को बनाने के क्या प्रयास या क्या एफर्ट्स किए गए। तो सबसे पहले भारत की अगर संविधान सभा का अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें तो 1922 में महात्मा गांधी ने सबसे पहले ये आइडिया प्रपोज किया कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। तो ये केवल एक आइडिया था, ये कोई डिमांड नहीं थी। इसके बाद में अगर हम देखें तो 1927 में आप सभी लोगों को मालूम है कि एक साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। साइमन कमीशन का जो गठन किया जाता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 इसकी समीक्षा के लिए किया जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के अंदर ये प्रोविजन था कि हर 10 साल में इस अधिनियम की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो ये आयोग आना तो 1929 में था, लेकिन आपके 1929 में ब्रिटेन में इलेक्शन होने की वजह से तात्कालीन सरकार ने इस आयोग का गठन समय से 2 साल पहले कर दिया, क्योंकि तात्कालीन सरकार ये चाहती थी कि कहीं भारतीय मुद्दे का प्रभाव ब्रिटेन में इलेक्शन के ऊपर ना पड़े और इस प्रभाव की वजह से कहीं तात्कालीन सरकार की इलेक्शन में हार ना हो जाए। तो अब ये साइमन कमीशन 1927 में आता है इंडिया के अंदर, और इस साइमन कमीशन का उद्देश्य होता है कि भारत के फ्यूचर का एक फ्रेमवर्क या एक स्केच ड्रॉ करना। तो इस साइमन कमीशन की खास बात यह होती है कि ये साइमन कमीशन भारत के फ्यूचर का एक स्केच तैयार करने के लिए आता है, लेकिन संयोग से साइमन कमीशन के अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं होता। तो एक भी इंडियन मेंबर ना होने की वजह से भारत में कांग्रेस इस साइमन कमीशन का करती है अपोज, और जब कांग्रेस इस साइमन कमीशन का अपोज करती है तो तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ये सभी भारतीयों को एक चैलेंज देते हैं कि भारत की सभी पार्टियां अगर एक साथ मिलकर एक ऐसा रूल या एक ऐसा प्रोविजन बना लें जिस पर सभी पार्टियां सहमत हों तो इसी को भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार कर दिया जाएगा। तो आपके बर्कनहेड की इस चैलेंज को भारत के सभी बड़े दलों के द्वारा स्वीकार किया जाता है, और भारत के सभी बड़े दलों के द्वारा 1928 में लखनऊ के अंदर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस यानी कि सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस सर्वदलीय सम्मेलन के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं मोतीलाल नेहरू, और इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या सर्वदलीय सम्मेलन के अंदर जिन मुद्दों पर आपके सर्वसम्मति बनती है उन मुद्दों को हम जानते हैं नेहरू रिपोर्ट के नाम से। और 1928 ये जो नेहरू रिपोर्ट थी ये भारतीयों के द्वारा संविधान बनाने का पहला प्रयास था। अब हालांकि ये नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्तुत की गई, लेकिन मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहरलाल नेहरू और आपके प्रखर कांग्रेसी नेता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। इस वजह से ये रिपोर्ट आपकी लागू नहीं होती। इसके बाद में 1934 में एक कम्युनिस्ट लीडर थे एम.एन. रॉय। ये एम.एन. रॉय सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से डिमांड करते हैं भारत के लिए एक संविधान सभा की। इसके बाद में 1935 में कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड करती है कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। तो चूंकि 1935 में कांग्रेस के द्वारा ऑफिशियली इस डिमांड को किया गया, तो अब ब्रिटिश सरकार के ऊपर ये उत्तरदायित्व आ गया कि वो यथाशीघ्र भारत के अंदर एक संविधान सभा का गठन करे। लेकिन इसी समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट आता है, और इस एक्ट के तहत 1937 में इंडिया के अंदर प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं। इस प्रोविंशियल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है, और तत्कालीन 11 ब्रिटिश प्रोविंस में से 8 ब्रिटिश प्रोविंस में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है, और 3 ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर अन्य दलों की सरकारें बनती हैं। लेकिन इसी समय 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है स्टार्ट,
और सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होने के साथ ही ये ब्रिटिश गवर्नमेंट करती क्या है कि इंडियन आर्मी को सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर भेज देती है। और जैसे ही ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जैसे ही भारतीय सेना को भेजा जाता है तो कांग्रेस करती है इसका अपोज। क्यों? क्योंकि इस विश्व युद्ध से भारत का कोई लेना देना नहीं है, तो इसके बावजूद भी भारतीय सेना को इस वर्ल्ड वार के अंदर क्यों भेज दिया गया। तो इसके बाद में कांग्रेस करती क्या है कि जब भारतीय सेना को इस विश्व युद्ध में भेजा जाता है तो कांग्रेस के जो 8 प्रोविंस, जो कांग्रेस की जहां सरकारें होती हैं, कांग्रेस इन 8 प्रोविंस से दे देती है इस्तीफा। तो इन 8 प्रोविंस में आपके एक शासन शून्य यानी कि लैक ऑफ गवर्नेंस की स्थिति आ जाती है। तो अब यहां 1940 में कांग्रेस को मनाने के लिए कि कांग्रेस इस सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिश गवर्नमेंट का समर्थन करे, इसके लिए यहाँ कांग्रेस की एक शर्त को मान लिया जाता है कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और इस शर्त को माना जाता है अगस्त रेजोल्यूशन 1940, यानी कि 1940 में आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट अगस्त प्रस्ताव के द्वारा कांग्रेस की इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लेती है। और इस अगस्त प्रस्ताव 1940 में प्रोविजन ये बनाया गया कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा वैसे ही भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ये प्रोविजन लेके आती है अगस्त रेजोल्यूशन 1914 में, लेकिन कांग्रेस इस प्रोविजन को मानने से इनकार कर देती है और कांग्रेस का व्यू होता है कि संविधान सभा का गठन तत्काल प्रभाव से यानी कि इसी समय किया जाए। तो कांग्रेस की इस मांग के सामने झुकते हुए 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आती है एक क्रिप्स मिशन, और इस क्रिप्स मिशन को ये दायित्व सौंपा जाता है कि भारत की संविधान सभा के गठन के लिए प्रोविजंस का निर्माण करे। लेकिन संयोग से क्रिप्स मिशन ने जो प्रोविजन दिए वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा डिनाई कर दिए गए और क्रिप्स मिशन हो जाता है फेल। अब देखते हैं हम इससे आगे कि भारत की संविधान सभा का गठन किस प्रकार से होता है। तो अभी हमने देखा कि संविधान सभा के गठन के लिए ब्रिटिश सरकार लेके आती है 1942 में क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन जो भारत में 1942 में आता है, ये आता है स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, और इस क्रिप्स मिशन को ये वर्क दिया जाता है कि भारत के लिए किस प्रकार से संविधान सभा का गठन किया जाए। लेकिन 1942 में आपके होता ये है कि 1942 में कांग्रेस ये क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की एक रणनीति बना चुकी होती है, और वहीं जो मुस्लिम लीग होती है, ये मुस्लिम लीग 1940 में ही एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान की डिमांड कर चुकी होती है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों में से किसी के भी द्वारा क्रिप्स मिशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया और ये क्रिप्स मिशन हो जाता है फेल। अब 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन आता है तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है तो ये क्लियर हो जाता है कि अब भारत के ऊपर लंबे समय तक शासन बनाना ब्रिटिश सरकार के हित में नहीं है। तो यही 1946 फरवरी में ब्रिटेन के पीएम एटली ये घोषणा करते हैं कि जून 1948 से पहले हम भारत को छोड़ देंगे। जब ब्रिटेन के पीएम के द्वारा ये घोषणा की जाती है तो अब भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण बहुत जरूरी हो गया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने घोषणा कर दी थी कि 1948 में भारत को छोड़ देगा और भारत में अभी शासन चलाने के कोई नियम प्रारूप थे नहीं। तो तत्कालीन एटली गवर्नमेंट के 3 कैबिनेट मिनिस्टर एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स, इन तीनों को आपके तत्काल प्रभाव से भारत भेजा जाता है और इन तीनों को यह कार्य सौंपा जाता है कि भारत में जाके एक संविधान सभा का निर्माण कीजिए और उस संविधान सभा के अनुसार भारत के संविधान को बनाइए। और ये तीनों पर्सन ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, यानी कि एटली की कैबिनेट के सदस्य थे। इस वजह से 1946 में जो ये तीनों सदस्य भारत आते हैं, इन तीनों सदस्यों के समूह को नाम दिया जाता है कैबिनेट मिशन प्लान। और इस कैबिनेट मिशन प्लान की सिफारिशों के बाद
भारत में होता है एक 389 मेंबर संविधान सभा का गठन। इन 389 सदस्यों में से 292 सदस्य चुने जाते हैं ब्रिटिश प्रोविंस से, जो इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने गए। 93 मेंबर चुने जाते हैं प्रिंसली स्टेट से। प्रिंसली स्टेट से जो मेंबर चुने गए उनमें रियासतों के कुछ प्रतिनिधि और कांग्रेस की एक कमेटी के द्वारा इनका नॉमिनेशन किया गया। और 4 मेंबर चुने जाते हैं चीफ कमिश्नरी प्रोविंस से, जिनका नॉमिनेशन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वायसरॉय के द्वारा किया गया। तो इस कैबिनेट मिशन प्लान की सिफारिशों के तहत भारत में अस्तित्व में आती है एक 389 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इसमें आपके प्रोविजन नेक्स्ट ये किया गया कि हर 10 लाख की पॉपुलेशन से एक मेंबर को नॉमिनेट या इलेक्ट किया जाएगा। इसी के साथ कैबिनेट मिशन प्लान में यह प्रोविजन हुआ कि भारत की संविधान सभा में सभी वर्ग और सभी धर्म और सभी जातियों का बराबर प्रतिनिधित्व रखा जाएगा। और इसके कुछ प्रोविजंस भी आपके तय किए गए। तो कैबिनेट मिशन प्लान के प्रोविजंस के तहत भारत की संविधान सभा का होता है गठन। और अब हम देखते हैं भारत की संविधान सभा की प्रमुख विशेषताएं। तो अब हम देखते हैं कैबिनेट मिशन 1946, इसके तहत भारत की संविधान सभा का होता है गठन। तो भारत के लिए एक 389 मेंबर की संविधान सभा बनाई जाती है कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। और इस संविधान सभा की जो पहली मीटिंग की जाती है वो की जाती है 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी मीटिंग की जाती है 11 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की जब 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग की जाती है तो इस दिन संविधान सभा के टेम्परेरी चेयरमैन यानी कि अस्थायी अध्यक्ष अपॉइंट किया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यह कार्य दिया जाता है कि संविधान सभा के जितने भी मेंबर हैं उनको ओथ यानी कि शपथ दिलाई जाए और इसके अलावा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कराया जाए। तो जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी मीटिंग होती है तो उसी दिन संविधान सभा के परमानेंट चेयरमैन आपके अपॉइंट किए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी के साथ आपके संविधान सभा के डिप्टी चेयरमैन चूज किए जाते हैं HC मुखर्जी, और संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर यानी कि संवैधानिक सलाहकार के रूप में चूज किया जाता है BN राव को। अब संविधान सभा का जब गठन हो चुका था तो संविधान सभा को कार्य दिया गया आपके भारत के संविधान के निर्माण का। तो भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा में छोटी और बड़ी मिला के आपकी 22 कमेटीज का गठन किया गया, जो विभिन्न विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देने वाली थी। तो इनमें से जो मेजर कमेटीज हैं उन कमेटीज के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं आगे। कमेटीज ऑफ पार्ली यानी कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की समितियां। तो हमने देखा कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत की संविधान सभा का गठन होता है। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग होती है, 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी मीटिंग होती है, और इन मीटिंग्स के दौरान संविधान सभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इनको अपॉइंट किया जाता है। अब भारत की संविधान सभा को बनाना था भारत का संविधान, और भारत के संविधान को बनाने के लिए विभिन्न विभिन्न मुद्दों पर भारत की संविधान सभा में 22 कमेटीज का गठन किया गया। और इनमें से जो मेजर कमेटीज थी वो अब हम देखते हैं। सबसे पहली कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे BR अम्बेडकर, और ये एक 7 मेंबर कमेटी थी यानी कि 7 सदस्यीय समिति। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो मेजर वर्क था वो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का जो मेजर कंट्रीब्यूशन जाता है वो जाता है BR अम्बेडकर के पास में। इसीलिए BR अम्बेडकर को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद में आपके सेकंड कमेटी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी कि संघ संविधान समिति, जिसके चेयरमैन थे आपके JL नेहरू।